हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। फाइनली हम साइंस का पेपर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पेपर अब हमारा है वो है सोशल स्टडीज। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम एसएसटी का पेपर है, किस तरीके से अब हम अपने रिवीजन स्टार्ट करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जिससे हम हमारे फुल मार्क्स सिक्योर कर सकें। सो डू नॉट गेट पैनिक्ड। आज जो हम स्ट्रैटेजीज हमारी डिस्कस करेंगे मेनली हमारी 15 तारीख तक किस तरीके की होनी चाहिए, क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है बेटा इट्स हाई टाइम। अब हमें किस हिसाब से उसको रखना है, प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी जो शीट होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हर एक छोटे छोटे की पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। So first thing what we are going to see is the set your timetable। भाई सबसे पहले अब यहाँ से till the 14th की नाइट तक का हमारा जो टाइम टेबल है वो प्रॉपरली सेट हो जाना चाहिए। इस बीच में बहुत से बच्चों के पेपर्स वैसे भी होंगे, किसी का संस्कृत का है, किसी का कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक इस तरीके पेपर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके साथ हम हमारी ये प्रिपरेशन चालू रखेंगे। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी और वी आर गोइंग टू सेट इज आवर टाइम टेबल। कि सबसे पहले हमारा जो टाइम टेबल है वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए। मेन चीज क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले अब हमारा पेपर हो गया, साइंस का पेपर खत्म है। अब हमारा मेन चीज क्या है, हम सबसे पहले अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो 21 चैप्टर्स का हमारा पूरा सिलेबस है, इंक्लूडिंग योर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पहली चीज तो हम उसको देखेंगे। कोई भी अब एक ऐसा सब्जेक्ट निकाल लो या ऐसा चैप्टर निकाल लो जो सबसे ज्यादा इजी है। स्टार्ट विद द इजीएस्ट टॉपिक फर्स्ट और विद द इजीएस्ट चैप्टर, सो दैट हम उससे मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, दी डिफिकल्ट वन पे। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर लो। पर डे 3-3 चैप्टर्स भी कर लोगे विथ प्रॉपर रिवीजन, वो चीज अगर सेट हो गई तो 100 on 100 कहीं भी नहीं गए। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना है, लेकिन वो लिखना भी हमें किस तरीके से है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यूज अ स्टॉप वॉच। सबसे पहली चीज टाइम टेबल सेट करो, देखो कौन से चैप्टर्स किस तरीके में हो पाएंगे, और उसके बाद सबसे जरूरी चीज है हमारे हाथ में स्टॉप वॉच होनी चाहिए कि हाँ 1 घंटे का टाइम लिया था तो 1 घंटे के अंदर ही पर्टिकुलर चैप्टर हमने निपटा दिया, ठीक है। एंड ऑलवेज लुक फॉर टाइम मैनेजमेंट टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो स्पीड है वो एक्यूरेटली चलेगी ही चलेगी। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि किसी का टाइम टेबल इस तरीके से सेट है तो हमारा भी उसी तरीके से सेट होना चाहिए। नो बेटा, एवरी सिंगल बच्चा इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, तो अकॉर्डिंगली वो टाइम टेबल अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैम हिस्ट्री हमें याद नहीं हो रही है, हिस्ट्री को हम कैसे याद करें। तो हिस्ट्री हमेशा मैं बोलती हूं इज ऑल अबाउट दी व्हाट, दी योर डेट्स, योर इवेंट्स, और इसको मिला के हम क्या करते हैं, मेन चीज हमारी क्या होती है, जो भी हमारे इवेंट्स है उसको हम करते हैं इमेजिन। 3 मोस्ट क्राइटेरियाज जो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री को सॉल्व करने या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को निपटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इज योर इमेजिनेशन। वो इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें सिर्फ उसको इमेजिन करना है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी है, जो डेट्स हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लो डेट्स का। राइट डाउन एवरी इवेंट यू कैन रिमेंबर इन ऑर्डर टू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर लिया नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड पूरे डेट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लो। अब वो डेट्स लिखने के बाद उसके साइड में इवेंट्स लिख लो। आते जाते जब भी तुम्हें लगे कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेने के बाद सबसे पहले क्या करो,
उसको रिवाइज करो, देखो, आते जाते देखोगे, ऑटोमेटिकली इमेजिन हो जाएगा, रिमेंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो डू नॉट गेट पैनिक विद दी हिस्ट्री। बेटा हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि इसमें एज इट इज हमें वही लिखना होता है जो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी की चीजों में तो हम थोड़ी बहुत इधर उधर करेंगे तो हमारे मार्क्स में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन when it comes to the history तो already whatever things has happened you have to just write that only, ठीक है। हाईलाइट करो कोई भी इंसिडेंट दैट आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल। कोई भी इवेंट ले लो भाई, देखो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करते हैं हम, तो वो एक ऐसा इवेंट है मेरी नजरों में, मैं अपनी बात बता रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और जरूरी हो। तो जो चीजें हमें नहीं याद हो रही वो चीजों को क्या करो, बार बार उस हाईलाइट को, उसको हाईलाइट करो कि इस इवेंट में ऐसा हुआ था तो इसमें ऐसी डेट थी, क्योंकि हिस्ट्री में दो चीजें ही हैं, डेट्स और इवेंट्स, उसके अलावा हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। फिर जहां तक बात आती है इमेजिनेशन की, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें इमेजिन होने लगेगी, हम मेमोराइज करने लगेंगे। हम आते जाते कैसे कोई भी चीज हो तो उसको किस तरीके से मेमोराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जा रहे हैं तो उसके बीच में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं, याद हम वही रख पाते हैं जो हमें एक स्पेशल क्राइटेरिया में हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जा रहे हैं और वहां पर हमने हमारे किसी भी रिलेटिव को देखा, पर्टिकुलर कार, ये तो हमें याद हो जाएगी ये रिलेटिव है तो ये कार के साथ आया होगा, या ये रिलेटिव है तो इसके साथ ये लोग होंगे। तो एक इमेजिनेशन पावर हमारी उस समय पे स्टार्ट हो जाती है। सेम बस हमें उसको हिस्ट्री के साथ भी अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीजें देखी थी। जब हमने वो चीजें देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग याद वाली आ ही जाएगी। तो हिस्ट्री से हमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मेनली ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स। हमारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी एक है, एक यू कैन से रामबाण का काम करती है, क्योंकि सही तरीके से एक्सप्लेनेशन प्लस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बोर्ड टू योर बोर्ड, वो सारे के सारे इसी से आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को तो भाई पूरी तरीके से मगअप कर लो, इवेंट्स हो गए, डेट्स हो गए, किसी भी तरीके की कोई भी प्लेसेस हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली टाइम्स टू रिमेंबर में, थिंग्स टू रिमेंबर में, ये सारी चीज़ें हमें इजीली वहाँ पर मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी हमें नहीं छोड़नी है। तुम बोलोगे मैम ऑनलाइन लेक्चर्स, तो बेटा ऑनलाइन लेक्चर्स भी पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही कवर कराते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ लो चाहे ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो, दोनों इक्वल ही बात होती है। कोई भी नई बुक हमें नहीं छूनी है। आई विल रिपीट दिस, कोई भी नई बुक हमें नहीं छूनी है। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस फ्रॉम दी सैंपल एंड दी प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा, वर्ड लिमिट समझ में आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, जब हम ये सैंपल पेपर्स और PVIQs हम पहले सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो चीज़ें हमें टफ लग रही हैं वो इजी लगने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी यू आर हैविंग द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। भले ही वो सैंपल पेपर है, लेकिन एक अंदाजा लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस तरीके से हमें अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर्स। क्वेरी आती है मैम लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से लिखें, तो बेस्ट तरीका जो है लॉन्ग आंसर को लिखने का वो है हमारा टू राइट इन पॉइंट्स। बेस्ट थिंग है टू राइट योर आंसर, इट विल इंक्रीज योर मेमोरी पावर ऑल्सो, इट विल इंक्रीज योर राइटिंग पावर ऑल्सो। शीट्स प्रेजेंटेबल लगेगी, किस तरीके से लिखोगे, प्रेजेंट करोगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इफ इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन तो राइट 5 to 6 पॉइंट्स। इफ इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन राइट 3 to 4 पॉइंट्स। तो हो सकता है कि अगर कोई भी, मैं एक पॉइंट हमेशा ज्यादा लिखने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कोई एक पॉइंट में हमें लग रहा है ये सही नहीं बैठेगा, तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा है हमारे पास उस आंसर के लिए जो हमें फुल मार्क्स देगा। 2 मार्क के क्वेश्चन में राइट 2 और 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तरीका अपनाओ तो लॉन्ग आंसर्स भी इजी लगने लगेंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हिस्ट्री पार्ट और ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम केस बेस्ड। ये नया एक सोर्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है केस बेस्ड। केस बेस्ड में क्या करोगे, कोई भी केस आएगा, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया
कि जलियांवाला बाग मैसेकर यहाँ हुआ, तो जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पैसेज कैसे होते हैं, पैसेज आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर वहां से सर्च करो। सेम वे इज द केस बेस्ड ओनली, एंड पूरा का पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन क्विज बेस्ड आएगा। तो ये पूरे के पूरे 4 मार्क्स हमारे हाथों में हैं, क्योंकि यू हैव टू डू नथिंग, ऑलरेडी हम वो चीजें पढ़ चुके हैं, बस हमें आंसर्स देख के अपने आंसर्स उस पर लगाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस बेस्ड का डिस्कशन। नेक्स्ट आते हैं हम असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन में पहली चीज, 2 चीजें हमारे पास, एक है असर्शन, एक है रीजन। असर्शन को मैंने पहले भी बोला है, असर्शन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखना। ठीक है, असर्शन को हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखेंगे, या स्टेटमेंट की तरह हम बोल सकते हैं। पहले असर्शन का पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे कि क्या वो बोलना चाह रहा है, फिर हम रीजन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि रीजन क्या बोलना चाह रहा है। दोनों को अपने अपने तरीके से हमें देखना है अलग अलग। ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है, असर्शन क्या बोल रहा है और रीजन क्या बोल रहा है, लेकिन वो अलग अलग हैं। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, उन दोनों के बीच में रिलेशन देखो कि किस तरीके का रिलेशन है, क्या उनमें कोई सिमिलर रिलेशन है या वो एक अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बेस्ट वे टू सॉल्व एनी असर्शन और रीजन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो ये होती है हमारी असर्शन और रीजन की बात। एक चीज और आती है, मैम हम पेपर प्रेजेंटेशन कैसे रखें। तो बेटा जरूरी नहीं है कि मल्टीपल कलर्स ऑफ पेन्स लेके जाओगे तो ही तुम्हारा जो पेपर होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। ओनली यू हैव टू कैरी ब्लैक और ब्लू पेन। ब्लू पेन जस्ट फॉर योर राइटिंग, ब्लू पेन कोई भी ले जाओ, कोशिश करो कि वो ब्लू पेन इंक पेन या जेल पेन ना हो। क्यों बोला जाता है, इसलिए क्योंकि कभी हो सकता है पानी गिर गया या कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गए तो इंक पेन पूरी इंक धो देगा, पेपर पूरा खाली कर जाएगा, तो वो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है फोकस ऑन दी बॉल पेन ओनली। ब्लैक पेन का यूसेज सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटनिंग के लिए। मैप की बात आती है हमारी, मैप वर्क। तो भाई मैप वर्क हमारा आने वाला है 5 मार्क का। अब इस 5 मार्क को पूरा का पूरा हमारे हाथ में हम कैसे रखें। अगर इसका सेग्रीगेशन करें तो ये 2 और 3 में जाएगा। 2 मार्क होल तुम्हारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इससे 2 मार्क हमारे कहीं नहीं गए। अब बोलोगे 2 मार्क में मैम नेशनलिज्म में हम किस तरीके से याद करें। सारे इवेंट्स देख लो, कहां पर गांधी जी के सारे इवेंट्स हुए थे, पूरे चैप्टर में जो जो इवेंट्स हुए हैं वो कहां कहां हुए हैं, उनकी डेट हमको वैसे भी याद रखनी है। तो उस चैप्टर से हमारा एक चीज और निकल जाएगा, हमारा मैप वर्क। अब रही बात ये 3 मार्क की। 2 मार्क तो हमें पता चल गया कि भाई नेशनलिज्म इन इंडिया से ही पूरा का पूरा हमारा मैप वर्क आएगा, लेकिन अब जो ये 3 मार्क हैं उसमें हमें पूरे ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जब यहाँ पर 6 चैप्टर्स ज्योग्राफी के जो सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स हो रहे हैं, तो अब हम मैम इसको याद कैसे रखें। तो बेटा यू हैव टू डू नथिंग, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना, जब ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जाओ, जब एनसीईआरटी बुक खोलोगे, अपने नोट्स देखोगे, तो वहाँ पर तुमने प्लेसेस लिखी होंगी, कहाँ पर कौन सी प्लेसेस है। फॉर एग्जाम्पल दी सॉइल्स कहाँ पर हैं, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, किस तरीके से फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एग्रीकल्चर कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों के साथ तुम प्लेसेस तो पढ़ ही रहे हो, बस उन प्लेसेस को उनके सही जगह पर रखना है मैप्स में थ्रू। कोशिश करो 1-2 मैप्स लेकर आ जाओ, जो इससे प्रैक्टिस करते जाओगे। नहीं लेके आओ तो जस्ट इमेजिन कर लो, एक इंडिया का रफ मैप बना लो और उसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, कहाँ पर हैं, प्लेटूज कहाँ पर हैं, माइनिंग एरियाज हमारे पूछे जा सकते हैं कहाँ पर हैं, रिजर्व्स कहाँ पर हैं। तो जब ये चैप्टर पर्टिकुलरली चैप्टर्स ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली जगह तुम्हें पता चली जाएगी। बस उन जगहों को क्या करना है, मैप में देख लेना है कि ये पर्टिकुलर जगह कहाँ पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये 3 मार्क में जो 6 चैप्टर्स हैं वो थोड़े से भारी हैं, लेकिन फुल मार्क्स तुम्हारे हाथ में हैं। तो मैप वर्क हो गया, केस बेस्ड हो गया, असर्शन रीजन हो गए, ये सारे जो छोटे छोटे वो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हैं।
प्लस लॉन्ग आंसर्स हमने देख ही लिए कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर्स को लिखने का क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, हर जगह पर पेंसिल से स्केल से आंसर जहां खत्म हो जाए वहां पर क्या करोगे, एक एंड मार्क लगा दोगे, जिसकी वजह से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर आंसर खत्म है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना है, दिस इज द हाई टाइम नाउ, डू नॉट गेट पैनिक एज वेल। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है जब भी तुम एग्जाम देने जा रहे हो सबसे पहली चीज तो रिलैक्स माइंड से जाओ, जब रिलैक्स माइंड से जाओगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज का सोल्यूशन तुम्हें सामने ही मिलता जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा जो आसपास है वो डिस्ट्रैक्ट करेगा चीटिंग करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, you do not have to get distracted with them. Focus on your question paper only. ठीक है, so here यहाँ पर all the very best, don't get panic, be relaxed, be hydrated. Thank you so much.